बदला है। आप ये सोचिए कि आपको अपने पक्ष में कानून बनाने में तो लाठी खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है। 118 119 साल आपकी चुनी हुई सरकारें जो है वह मुंह मोड़ के खड़ी थी, किसी ने हिम्मत नहीं करी, और कैसे कैसे करके संघर्ष करके आपने अपने पक्ष में कानून बनाया, और यहां की सरकार है कि 2 मिनट में उस कानून को बदल देती है, क्योंकि उनके कान में जाके जो पूंजीपति उद्योगपति गले लगा के उनको सिफारिश करते हैं। तो ये सरकार उनकी है, यह सरकार आपकी, ये सरकार उनकी हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, लखनऊ की बात नहीं करता, ये वो क्षेत्र है जहां गांव गांव से चंदा होता था। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो आप चंदा भी देते हो, चंदे का हिसाब भी देते हो। बिहार तक, उड़ीसा तक जब पार्टी खड़ी होती थी, शरद जी जानते हैं कैसे यहां के गांव के लोग चंदा देते थे, चौधरी चरण सिंह जी को सौंपा करते थे कि हमारी किसान की पार्टी है, वहां खड़ी होनी चाहिए। बताओ देते थे कि नहीं देते थे? ये वो क्षेत्र है। चौधरी चरण सिंह जी नाराज भी हो जाया करते थे, कई गांव में किस्सा मुझे पता है, जब कम चंदा हो जाता था तो कहते थे इस बात को कि मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा, रो पड़ते थे। और फिर भावुक हो गए लोग, फिर जुटते थे कि और चंदा करेंगे हम लोग। हमारी आज नाक कट गई। अपने अपने मान और सम्मान की लड़ाई मानकर आपने इस पार्टी को, इस मंच को तैयार किया, खड़ा किया है। और आज इस देश में लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया, चंद लोगों के हाथ में देश चला गया। शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि हां, सूट और बूट मुझे अच्छा पहनना पसंद है, और सूट और बूट पहनते लोगों को मैं गले लगाता हूं, और मुझे इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत साफ। चौधरी चरण सिंह जी ने बड़े बड़े लोगों को ठुकरा दिया था, जितने बड़े बड़े पूंजीपति, ऐसा नहीं है कि वो चंदा नहीं देना चाहते थे। आज भी लोकदल वो पार्टी है जिसको 1 रुपए का चंदा किसी उद्योगपति के खाते से नहीं मिलता। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, और कारण ये, आधार इस बात का ये था। भाई बोलने में क्यों संघर्ष करा रहा है? चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि कहीं संकट ना खड़ा हो जाए, मैंने अगर इससे ले लिया चंदा तो मेरे लिए नैतिक संकट खड़ा हो सकता है कि कल कोई आएगा और कहेगा कि साहब मेरे कहे से ये कानून बना दो, या फेरबदल कर दो, या नीति बना दो, तो मैं फिर क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने गांव में, अपने क्षेत्र में। ये नैतिकता होती है, ये ईमानदारी होती है। और आप इनको देखो, ढोंगियों को, ये कहते नहीं हमारी नैतिकता और हमारी ईमानदारी है, हम इनको गले भी लगाएंगे, इनसे चंदा भी लेंगे, इनके कहे से कानून भी बनाएंगे, और फिर कहेंगे हम तो गरीबों के। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरी पढ़ाई शिक्षा शहर में हुई, लेकिन मैं अगर आज आपके बीच में खड़ा हूं, अगर मैं कहीं किसान की वकालत करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरी पहचान है, ये मेरा इतिहास है, ये मेरा खून है। तो जो आदमी अपने इतिहास से नहीं जुड़ सकता, आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये गरीबों के विरोधी हैं, ये गरीबी का विरोध नहीं करते, ये गरीब का विरोध करते हैं, ये गरीब को मारते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपने चाय बेची थी, 4 साल में आपको इतना बड़ा पद आपको अदा दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ठेली चलाता है, जो फल बेचता है, सब्जी बेचता है, पकौड़े तलता है, चाय बेचता है, जो औरों का भार उठाता है, जो हाथों से मैला साफ करने की जो प्रथा हमारे यहां है, पार्लियामेंट तय कर चुका, लोकसभा में कानून पारित हो चुका है कि वह संवैधानिक गैर कानूनी है, हाथों से मैला साफ इस देश में नहीं होगा। लेकिन कानून बनने के बावजूद भी आज वह हो रहा है। क्या आपने सोचा वह कौन लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा उसमें बड़ी संख्या जो है दलितों की है, सबसे गरीब तबका। क्या उसकी मजबूरी के वो काम कर रहा है वो आदमी जो कोई नहीं करे? अगर किसी की आप मंजूरी लोगे तो कोई वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, वो उसकी गरीबी की उसकी वो है मजबूरी। आप कहते हो कि मैं चाय वाला हूं, आपने वो ठेली चलाने वाले व्यक्ति के लिए 4 साल में क्या किया? जवाब दीजिए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा था कि आप ये जो ठेली चलाते हैं कि ये फुटपाथ किसका है ये तय कीजिए। फुटपाथ का अधिकार जनता का होता है। सरकार ट्रस्टी होती है, सरकार नियम बना सकती है। आप ये तय कर सकते हैं कि यहां अगर कोई खाना बना रहा है, बेच रहा है, तो उसमें स्वच्छता हो, नियम बनाइए। आप जगह तय कर दीजिए। आप चयन कीजिए कि इन सड़कों पे ठेली वाले चलेंगे, इन पे नहीं चलेंगे। आप उनकी समिति बनाइए, उनके चुनाव कराइए, उनके प्रतिनिधियों से पूछिए, प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए। यह जब तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हिदायत करा कि हमें कानून की आवश्यकता है। 2013 में संसद ने कानून बनाया और आज तक वह कानून लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने आज तक हमारे राज्य में कोई नियम नहीं तैयार किए, जबकि पार्लियामेंट कह चुका है कि जो ठेली चलाता है उसको अधिकार है, उसकी जीविका का अधिकार है, उसके जीवन का अधिकार उससे संबंध रखता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर वो चाय बेचना चाहे तो सड़क पे उसका अधिकार है। सरकार उस अधिकार को नहीं छीन सकती। कोई पुलिस वाला जाके उनको लठ मार के नहीं धमका सकता। ये हमारे प्रदेश में लागू हुआ क्या कानून? क्या देश में कहीं लागू होता दिख रहा है? तो आप देख लो, जो आदमी, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने खुद चाय बेची, लेकिन किसी चाय बेचने वाले व्यक्ति के काम ना आया हो एक भी दिन, सरकार में रहते हुए एक काम ना किया हो उनके हित का, क्या कहोगे इसको? गलतियां होती हैं, कभी कभी बोलते बोलते हम लोग गलत बात कह देते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार गलत बात को कहे, गलत आंकड़े कहे, उसे क्या कहोगे आप? आपने लाल किले से कहा है, सारी बातें आप देखो, उसमें मत जाओ। जब वो कहते हैं तो आदमी को लगता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि उनको नस पता है क्या चीज कैसे पेश करनी है, मदारी की तरह। तो उनका भाषण सुनते सुनते आदमी जो है उसमें हिप्नोटाइज होके वाह 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 करना शुरू करता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हो, इनके चक्कर में तो आने वाले नहीं हो। आप पढ़ो, देखो, आकलन करो, अध्ययन करो, क्या किया है। जो उन्होंने वादे किए थे, हाईवे नहीं बना, यमुना में पुल नहीं बना, सहारनपुर परियोजना दोहरीकरण हो गया क्या? नहीं हुआ। 450 करोड़ का तो एक ही हमें मोदी यही तंग कर रहा। कितने मोदी झेले? 11,500 करोड़ का 14 दिन में पेमेंट, और कहा था 450 रुपए गन्ने का भाव कम से कम होना चाहिए, 450 रुपए। अब नहीं दिए गए, अब बहुत भारी हो रहा है, भारी पड़ रही वो बात कही गई। सारे आंकड़े झूठे। लाल किले से कह दिया कि 99.99% हम गन्ने का भुगतान कर चुके हैं, नहीं हुआ था उस समय। अभी शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली पे गए और उनके साथ गन्ना मंत्री थे, उनके साथ योगी जी खड़े थे। वहां साथ खड़े थे, उनसे ये तो पूछ लेते कि गन्ने की क्या स्थिति है। शाहजहांपुर में 21 जुलाई को उनकी सभा थी। 17 जुलाई के आंकड़े मैंने देखे, मैंने मंगवाए कि पता करूं क्या है। शाहजहांपुर जिले के 540 करोड़ रुपए बकाया था, एक जिले का, एक जिले का मात्र 540 करोड़ बकाया था। वहां पूछ लेते या पहले बंदोबस्त कर लेते, तब जाके कहते कि किसानों का हमने कल्याण कर दिया। लेकिन इनके सारे आंकड़े ऐसे ही हैं। हर एक गरीब को घर दिला देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, और ये मानक बदलते हैं। अब जीडीपी का हिसाब बदल दिया। जितना वो पहले आंकड़े आते थे सार्वजनिक, हम लोग उठाते थे, उन आंकड़ों के दम पे हम संसद में और सड़क पे खड़े होकर कहते थे, सरकार की कमियां गिनाते थे, वे सारी रिपोर्ट पे उन्होंने ताला लगा दिया। लेबर मंत्रालय की रिपोर्ट आती थी, हर 5 साल में आती थी, बताती थी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जो है 2 साल से वो रिपोर्ट बंद कर दी। देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी संख्या आती थी, उन्होंने तय कर दिया कि अब वो आंकड़ा जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा, हमें पता नहीं लगना चाहिए कितने किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हाईवे के निर्माण की गति, पहले क्या होता था, 4 लेन का हाईवे बन रहा है, 1 किलोमीटर बना तो 1 किलोमीटर गिना जाता था। बताओ ये बात व्यवहारिक लगती है कि नहीं? अब गडकरी जी ने 1 अप्रैल से तय कर दिया, अगर 4 लेन का हाईवे 1 किलोमीटर बनेगा तो 4 किलोमीटर गिना जाएगा। 1 लेन को 1 किलोमीटर मानेंगे, 6 लेन का होगा तो 6 किलोमीटर गिना जाएगा, हर लेन को अलग मानेंगे वो। क्यों? क्योंकि उन पे भारी दबाव है।
चुनाव में फिर मोदी जी कहेंगे देखो हमने इतने लाखों किलोमीटर सड़क बना दी, पहले इतनी बनती थी अब हमने 6 गुना बना दी। तो ये इनके झूठे दावे हैं। आप लोगों को, आप मतदाता हो, जनता जनार्दन रहती है, फैसले आप लोगों को लेने, सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ आपको देखना होगा। और सही बात तो यह है कि इस क्षेत्र के लोग, आप किसी के पिछलग्गू नहीं हो। एजेंडा आप तय करोगे, मुद्दे आपको तय करने हैं। मुद्दे क्या है वो तलाशने की जरूरत नहीं है। कैराना में हमने छोटी सी बात कही थी कि यहां गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, और क्या चला? और फिर हम कह रहे हैं वही चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं इनको नए नए मुद्दे ढूंढ लाते हैं कहीं से ताकि तनाव बने। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो आप ये कह रहे हैं, अमित शाह जी लखनऊ में कह रहे हैं, जयपुर में कह रहे हैं, संसद में डिबेट हो रही है, बांग्लादेशी नहीं चलेगा। मैं कहता हूं देसी चलेगा। हम देसी हैं, ये किसान जो बैठे हैं देसी हैं। सवाल देश का है, किस देश का निर्माण करना चाहते हो आप? विकास का बताइए, आपका आधार क्या है? जो रोजगार की आपने बात कही थी, आपको जानकारी होगी, मैं यहां पूछना भी चाहता हूं, पूछूंगा। त्यागी जी ने भी पूछा, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ जब उन्होंने कहा यहां कितनों को नौकरी मिली। जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि 41,000 पुलिस की हम भर्ती करेंगे। 41,000 की भर्ती निकली, वो भी कोर्ट ने कहा था कि आप भर्ती कराइए, तब जाके उन्होंने निकाली। फिर 18 और 19 जून को इम्तिहान लिया। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां गए इम्तिहान देने। आप ये सोचिए कि 41,000 पद हैं और 10 लाख से ऊपर हमारे नौजवान कूद कूद के वहां जा रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं। ये भी तो कितनी बड़ी आफत है। और यहां भी होंगे कुछ लोग जो गए थे इम्तिहान देने, बताओ कोई गया था नौजवान वहां? और उसके अब 2 महीने बाद, 2 महीने हो चुके इस बात को, इम्तिहान भी हो चुका, ये नहीं पता लगा कमी क्या थी। 2 महीने बाद सरकार तय करती है नहीं नहीं इम्तिहान हो गया रद्द, अब नए सिरे से होगा, और फिर इम्तिहान होगा, तारीख अभी नहीं बताएंगे। जैसा इन्होंने कहा था मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो नौकरी तुम्हारी लगाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और इस बीच में प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा के कहते हैं कि 60,000 करोड़ का निवेश हो गया। राजनाथ जी कहते हैं कि रिकॉर्ड हो गया, 1 साल के अंदर पहली बार उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका। वो पैसा लग लिया, पैसा भी लग लिया, नौकरी भी लग गई, नौकरी हट भी गई, किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। ये देखो क्या खेल हो रहा। और क्यों ऐसा हो रहा है? उन्हें मालूम इनके लिए गंदा मुद्दा नहीं है, इनके लिए बिजली मुद्दा नहीं। कहते बिजली मुद्दा मत बनाओ। क्यों? तो शाम को तस्वीर आ जाएंगे योगी जी बछड़े के साथ खेल रहे हैं। वो बछड़े के साथ नहीं खेल रहे, वो आपके साथ खेल रहे हैं, वे पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। खिलवाड़ हो रहा है। लोकतंत्र के में जो जवाबदेही होती है, जो मुख्य स्तंभ होता है, असूल होता है लोकतंत्र का, उस सिद्धांत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उनका कोई मूल एजेंडा नहीं। मैं बताना चाहता हूं, उदाहरण दूंगा। लोकेश तिवारी नाम का एक किसान था, कोई नेता नहीं है वो, खैर में उसका गांव है। और मैं 6 तारीख को इसी कार्यक्रम के तहत 6 अगस्त को मैं अलीगढ़ जा रहा था। 3 तारीख को वहां गांव के लोगों ने मुझे फोन किया कि जी लोकेश तिवारी हमारा होनहार लड़का है, किसान है, हम लोग यहां गांव पे धरने पे बैठे हैं। उसी का गांव है, धरने पे बैठे हैं वो। मैं कहा क्या मुद्दा है? मैं आ रहा हूं अलीगढ़, मैं आ जाऊंगा, बताइए मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा साहब हमारे यहां हजारों बीघे जो हमारी खेती है, फसल है, वे आवारा पशु जो है खराब कर रहे हैं। आपके यहां भी मुद्दा है कि नहीं? और ये जो मैं आवारा हूं जो गाते हुए निकल रहे हैं, इनके लिए आपने नाम भी कुछ रख रखा, क्या क्या कहते हैं इनको? तो उसने मुझे यही कही कि इनसे हम तंग आ लिए, आप आ जाओ, हम चाहते हैं गौशाला बना दे, सरकार बना ले, हर रख रखावा हम करेंगे। बताओ कितनी बढ़िया बात थी। मैंने कहा मैं आऊंगा।
5 तारीख को प्रशासन को पता लगा कि लोकेश तिवारी नेता न बन जाए और यहां जयंत आ जाएंगे तो हमें बनाना पड़ेगा, गाय का मुद्दा हमसे छिन जाएगा। तो गाय पेटेंट तो उन्होंने ले रखा है ना, उस पर पालोगे आप, पोषण आपकी जिम्मेदारी और पेटेंट राजनीति करने की उन पे है। तो उन्होंने वहां लठ बजा दिए और लोकेश को उठा के जिला अस्पताल में बंद कर रखा था। जब मुझे जानकारी मिली, मैं मिलाता हूं उससे, मैं जाके मिला, वहां बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कि कुछ नहीं जी, डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो फिर। मैं उस उठा के चलने लगा, वहीं तमाम पूरे जिले की फोर्स वहां पहुंच गई। सारे इतनी इतनी ठा 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 टू 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 करती गाड़ियां आई और सारे बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और कहा साहब नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया? मैं कहा कौन सी धारा लगाई? कहा 151 की धारा है। कितनी भारी, कितना बड़ा अपराध कर रखा था उसने, देख लो उस लड़के ने। मैंने कहा 151 साधारण है, मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, मैंने कहा मुझे वहां भी पहुंचना है। एसडीएम वहां पहुंच गए थे, मैंने कहा इस मामले को रफा दफा करो, इसको खत्म करो, हाथ के हाथ वहीं मुचलका भर के इसको बेल पे इसको छोड़ दो। मुझे एसडीएम ने कहा हां जी अभी छोड़ देंगे। एडीएम का फोन आया, उसने कहा जी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में अपनी बात रख रहा था, फोन आया कि हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, बस तुरंत हाथ के हाथ छोड़ देंगे। डीएम के कार्यालय से फोन आया मुझे कि हम छोड़ देंगे। और क्या किया? जेल भेज दिया उस लड़के को। तो ये ऐसी सरकार है, किस पे यकीन करो? शायद गलती मेरी थी, मैं वहां अड़ा नहीं, गलती मेरी थी कि मैं नियम से चलने वाला हूं। मैंने सोचा नहीं ये ठीक है और प्रशासनिक अधिकारी मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं इनकी बात, इनके आश्वासन को विश्वास के साथ मान लेता हूं। लेकिन ऐसी सरकार पर यकीन करना हम लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। बार बार हम लोग धरना देते हैं, ये लोग हमारे बीच में आते हैं, कहते हैं साहब अभी हो जाएगा भुगतान। मुझे याद है 26 तारीख को चुनाव खत्म हुआ था, मैं यहां आया था तहसील पे, उदयवीर किसान जिवाना गांव का 10 बीघे की जमीन थी उस पे और 4 से 5 लाख रुपए का कर्जा उसने ले रखा था। वे 2 मांग को लेकर किसानों के बीच में वहां बैठे थे धरने पे, जो हमारी मांग, हमारी आज भी वही मांग है। उन्होंने कहा सबका कर्जा माफ करो और बिजली बिल माफ करो। बताइए ये बात उनकी सही थी, न्याय संगत थी कि नहीं? और वहां उसका निधन हो गया धरने पे बैठे बैठे। वहां हम लोग पहुंचे, अधिकारी आए, लखनऊ तक मुख्य सचिव तक फोन गए, उनके फोन आए, डीएम ने बात करी और कहा साहब इसको हम 17 लाख दे देंगे। जो किसान संघर्ष समिति थी मैंने उन पे छोड़ा था, उन्होंने कहा साहब अब क्या करें, गरीब आदमी है, परिवार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर लेके वहां उसका बैठे हुए थे कि इसकी क्रिया हम करें और आगे बढ़ें। मैंने भी कहा कि ठीक है हम आपके साथ। आज तक 17 लाख जो सरकार ने राशि घोषित करी थी, किसानों के बीच करी थी, 1 रुपया भी उसका अब तक उन्होंने भुगतान नहीं किया। तो देखो झूठ तो ये बार बार बोलेंगे, लेकिन इनके झूठ में अगर हम लोग बार बार फंसेंगे तो हमें क्या कहेंगे ये भी जान लो। अब शब्द है, मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन आप समझ रहे, मैं अपनों को कहूं, उन्हें कहो ना, उन्हें बनाओ। अब आ जाओ बिजली पे। 17 तारीख को हमने वहां उसी के गांव में वहां पंचायत की। हमारी मांग है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे बड़ा झूठ कोई किसान के साथ नहीं हो सकता। खरीफ 2017-18 में 19,000 करोड़ प्रीमियम ले लिया, 13,000 करोड़ का क्लेम किसानों ने किया और अब तक 402 करोड़ रुपए दिए हैं। 402 करोड़ दिए हैं और 19,000 करोड़ रुपए ले लिया, हजम कर लिया, कोई जवाब नहीं। हमारी मांग है कि पहले तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज आपकी फसल खड़ी है, उसमें जंगली सुअर चला जाए, नीलगाय चली जाए, या ये जो आवारा घूम रहे हैं ये घुस जा, वे खेतों में घुसने मत दो उनको।
बहुत नुकसान करते हैं। तो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी नहीं है। बताइए ये सही है कि नहीं? यही है ना, अभी नहीं मिलता कुछ। हमारी मांग है कि वो पूरी हो, आपकी भरपाई होनी चाहिए किसान की, प्रत्येक किसान के जो नुकसान होता है वो भरपाई हो। और दूसरा हमारी मांग है कि हर ब्लॉक में, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप इसे मां बनाना चाहो मां मान लो, दादी मानते हो दादी मान लो, लेकिन ये हमारा पशुधन है। आपने दूध का भाव किसानों को दिया नहीं, 18, 19, 20 रुपए लीटर तक गया है, मारामारी हो रही है। 2 लाख टन जो है मिल्क पाउडर का अतिरिक्त स्टॉक अभी भी पड़ा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो जो पशुपालन करता है किसान, उसकी कमर तोड़ के आप गौ माता को सुरक्षित नहीं रख सकते। पहले तो ये तर्क हम इनको समझाना चाहते हैं। और हमारी मांग है कि हर ब्लॉक में आप गौशाला का निर्माण करें, सरकार निर्माण करे, ताकि ये झुंड के झुंड जो खेत के खेत को बर्बाद करते रहे, इनका भी कुछ रास्ता निकल पाए। ये 2 मांगे हैं हमारी। 17 तारीख को अलीगढ़ में हम पंचायत करेंगे। आज मैं आपके बीच हूं बिजली के मसले को लेकर कुछ बातों पे प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि शरद जी भी यहां हैं, उनको भी जानकारी है। और ये हम चाहते हैं कि जो अधिकारी मौजूद हो, लखनऊ तक ये खबर जाए। आज सिर्फ हम लोग यहीं नहीं बैठे हैं, पूरे प्रदेश के कई बिजली घरों का हर जिले में हमने घेराव किया है और लगभग सैकड़ों की तादाद में आज ज्ञापन अधिकारियों के समक्ष रखे जाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हम उसमें रखेंगे। यानी लखनऊ को पता होना चाहिए किस तरह से भारी जन आक्रोश है, तब लोग निकल के आ रहे हैं। आपने 6 महीने में 2 बार वृद्धि कर दी और 1 अप्रैल के बाद जो घर की बिजली थी, जो बिजली दर था 180 रुपए प्रति यूनिट था, अब 400 रुपए कर दिया। 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान से लेना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार है। वे सरकार चुनाव करीब आ गया तो वो सरकार घोषणा कर रही है कि हम किसानों का बिल माफ करेंगे, हम बीपीएल का जो है बिल माफ करेंगे। यहां आपका बिल वही बीजेपी की सरकार बढ़ा रही है। हरियाणा में सिंचाई आपसे सस्ती है, सिंचाई वैसे ही यहां जो है हॉर्स पावर की दिक्कत थी बागपत में, सबसे ज्यादा प्रदेश में सूबे में यहां 12.5 कर दिया। इसका कोई आधार है बताओ? और 100 रुपए प्रति हॉर्स पावर का दर था, सीधा 180 का झटका दिया, सीधा 180 रुपए कर दिया। 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व इस फैसले से सरकार कमाना चाहती है और उस 11,000 करोड़ में से 9,500 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं से लेना चाहती है। ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? 4 साल से आपने कोई तरक्की की है क्या? आपकी आमदनी बढ़ी है? गन्ने का बकाया आपका है कि नहीं? इनकी दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? इनकी है कि नहीं? और वही सरकार की मक्कारी देखें, बिल बढ़ा दिए और बिल अगर नहीं चुकाओगे तो एफआईआर। कहते हैं कि किसान के लिए सीधा हम अलग थाने बनाएंगे जो बिजली की चोरी कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हजारों किसानों के खिलाफ एफआईआर बिजली चोरी के मुकदमे आज लिखे जा रहे हैं। यहां भी कोई किसान मौजूद है जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही? और ये करते क्या है? आप समय पे अगर नहीं दोगे बिल, ये कागज में दिखा देते हैं हमने काट दिया और आपके नाम एफआईआर भी लिख दी जाती है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। जब आप जाते हो फिर पैसा जोड़ जाड़ के भाई अब पैसा आ गया जेब में, अब मैं दे सकता हूं, पहुंचते हो तब पता लगता है कि आपके खिलाफ तो एफआईआर है। यही हो रहा है कि नहीं? और कितना भ्रष्टाचार है? कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है? अब आखिर में पूछूं, ये बिजली का बिल जो बढ़ के आ रहा है ये आपको स्वीकार है क्या? तो सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग कर रहे हैं ये मुद्दा। हमने कोई ऐसा इजाद नहीं किया दिल्ली में बैठ के हमने ये नहीं सोचा कि चुनाव कैसा लड़ा जाए। यही मेरठ में मंथन हो रहा है बीजेपी का। हाँ 73+ मिशन, 73+ मिशन 2019। अरे सरकार थारी है भाई, ये भी देख लो काम क्या हो रहे हैं।
उस पर कोई अध्ययन नहीं है, सरकारी योजनाओं पे कोई चर्चा नहीं है, बस इसकी चर्चा के चुनाव संचालन, बूथ कमेटी, पन्ना प्रभारी, फोन प्रभारी, बस ये तामझाम में लोग लगे हैं। इनमें से किसी एक ने भी, जो कैबिनेट में यूपी में इतने लोग हैं, इतने विधायक जिता के भेज दिए, इतने गांव से वोट निकल के गई है बीजेपी के पक्ष में, पहले किसी चुनाव में नहीं गई। इन्होंने मां का दूध नहीं पिया था, एक भी खड़ा होकर नहीं कह सकता था कि योगी जी गलत कर रहे हो, बिजली का बिल ऐसे गांव पे आप बढ़ा दोगे, देने की बस की बात नहीं है। एक की भी हिम्मत नहीं बनी, एक की भी हिम्मत नहीं है कि आज खड़ा होकर कह दे मोदी जी अभी भी गन्ने किसान का जो बकाया खड़ा है, आपका पैकेज जो आपने कहा था ना यूं धरा का धरा रह गया, एक भी पाई जो है तब से अब तक किसान के खाते में नहीं पहुंची। और झूठ का दावा कर रहे हैं, हवाई महल, हवा महल बना रहे हैं, लेकिन जब नींव झूठी, ईंट झूठी, तो इमारत खड़ी रहेगी क्या? गिरेगी? आप गिराओगे? भाई यही इलाज करेंगे। आज ये पहला चरण है, ना हम इनका नाश नहीं चाहते, हम अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये मत सोचिएगा, परिणाम जरूर निकलेगा। आदमी ये जानता है पूरे प्रदेश में, मैं संत कबीर नगर गया, रामपुर, संभल, पता नहीं कितने जिलों में घूम के आया हूं, और जहां हमारी राजनीति भी कमजोर हो चुकी, संगठन भी कमजोर हो चुका, चुनाव भी हम नहीं लड़ते, उस क्षेत्र में भी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि लोकदल के आदमी की एक तो खूबी है, हम लोग लड़ाई लड़ना तो जानते हैं, खूब जानते हैं। त्यागी जी तो सांप को मरवा रहे थे, मैं कह रहा था एक आध हाथ चलाना तो यहां हर एक आदमी जानता है। तो आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि लोकदल ने मुद्दा उठाया और किसी ने नहीं उठाया, और अगर लोकदल ने मुद्दा उठाया है तो हल भी निकलेगा, हल होके रहेगा। इसलिए आज हम जो अधिकारी आएंगे, शरद जी बोलेंगे, हम अपना ज्ञापन देंगे, फिर अगला चरण, आप बताओ मुझे रुकना तो नहीं चाहिए ना, आंदोलन जारी रहना चाहिए, तो सरकार को हम समय देंगे, सोचे हजारों की तादाद में जो आज बिजली घरों पे लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इस बात को सोचे, गंभीरता से ले, और बछड़े के साथ खेलने से इसका कोई उपाय होने वाला नहीं है। और फिर अगला चरण हम घोषित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।